आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग फंसे हैं, एक ऐसा जाल जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैला है, और एक ऐसी साजिश जिसके तार राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेफरी एप्स्टीन के स्कैंडल की। Millions of pages from the government's file on Jeffrey Epstein now public. अभी हाल ही में जनवरी 2026 में अमेरिकी सरकार ने 3 मिलियन पेज की फाइल्स रिलीज की हैं। इनमें 1,80,000 फोटोज, 2,000 वीडियोस और ऐसे राज छिपे हैं जो आपकी दुनिया की समझ बदल देंगे। We are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. But the 3 million pages, 2,000 videos, 180,000 images. सबसे पहले बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, एक मिडिल क्लास जीविश फैमिली में। उसके पिता पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ स्कूल में। बचपन से ही एप्स्टीन मैथ्स में जीनियस था। 1969 में एप्स्टीन कूपर यूनियन में एडमिशन लेता है, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो डिग्री कंप्लीट नहीं करता। शायद उसे लगता था कि उसके पास इससे बेहतर प्लान है। 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में एप्स्टीन को डाल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब मिल जाती है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का एक बहुत ही एलीट प्राइवेट स्कूल था। यहाँ अमीर खानदानों के बच्चे पढ़ते थे, वॉल स्ट्रीट के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस के बच्चे। और यहीं से एप्स्टीन की असली कहानी शुरू होती है। इसी स्कूल में उसकी मुलाकात हुई एलन ग्रीनबर्ग से, जो बाद में बियर स्टर्ल्स इन्वेस्टमेंट बैंक का CEO बना, और यहीं से एप्स्टीन का वॉल स्ट्रीट कनेक्शन शुरू हुआ। लेकिन एक बात और थी जो डाल्टन स्कूल में हुई। एप्स्टीन को बच्चों के साथ अजीब सा बर्ताव करने की आदत थी। स्कूल में कई पेरेंट्स ने इसके लिए कंप्लेन भी की थी, लेकिन हर बार एप्स्टीन किसी न किसी तरह से बच जाता था। 1976 में एप्स्टीन डाल्टन छोड़कर बियर स्टर्ल्स ज्वाइन कर लेता है, जो वॉल स्ट्रीट का बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। यहाँ वो तेजी से तरक्की करता है, लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है जो आज तक नहीं सुलझी। एप्स्टीन कहता था कि वो सिर्फ बिलियनर्स के पैसे मैनेज करता है, यानी जिसके पास $1 बिलियन से कम है वो उसका क्लाइंट नहीं बन सकता। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एप्स्टीन के पास इतने पैसे आए कहाँ से। 1982 में एप्स्टीन अपनी खुद की कंपनी बनाता है, J. Epstein & Co. लेकिन यहाँ भी मिस्ट्री है। कंपनी के सिर्फ 2 पब्लिक क्लाइंट्स थे, वेक्सनर फैमिली, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक, और खुद लेस वेक्सनर। लेस वेक्सनर ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एप्स्टीन की कहानी में बहुत अहम है। साल 2007 तक वेक्सनर ही एप्स्टीन के मुख्य क्लाइंट रहे, और बहुत हैरान करने वाली बात, वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, यहाँ तक के अपने मैनहट्टन के $77 मिलियन के घर का भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया था। अब सवाल यह है कि एक इतना अमीर आदमी क्यों किसी को अपनी सारी प्रॉपर्टीज का कंट्रोल देता है? क्या वेक्सनर के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा राज था, और क्या एप्स्टीन उसे ब्लैकमेल कर रहा था? यहीं से एप्स्टीन का असली गेम शुरू होता है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें राज, ब्लैकमेल और ट्रैफिकिंग सब कुछ मिला है। यूं तो 1990s से ही एप्स्टीन के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देने लगी थी। उसके घर में हमेशा यंग गर्ल्स आती जाती रहती थी। पाम बीच, न्यूयॉर्क, US वर्जिन आइलैंड, हर जगह। 2005 में पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत आई। एक 14 साल की लड़की ने अपनी माँ को बताया कि एप्स्टीन ने उसे मसाज के नाम पर पैसे देकर गलत काम करवाया है। फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू की, और जो निकला वो चौंकाने वाला था। दर्जनों लड़कियों ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत की। उनकी उम्र 14 से 18 के बीच थी। लेकिन यहाँ वो हुआ जो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के इतिहास में सबसे शर्मनाक डील मानी जाती है। 2008 में एलेक्स एस्कोटा, जो उस वक्त US अटॉर्नी था, बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी बना, उसने एप्स्टीन के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। इस डील के तहत एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीनों की जेल, वीकेंड में घर जाने की इजाजत और रोज 12 घंटे का वर्क रिलीज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। और सबसे बड़ी बात, सभी को कॉन्स्पिरेटर्स को इम्यूनिटी, यानी एप्स्टीन के जो भी साथी थे वो सभी बच गए। और ये बात विक्टिम्स को तब पता चली जब ये सब कुछ हो चुका था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गलत काम का नतीजा जरूर सामने आता है, और एप्स्टीन के साथ भी यही हुआ। साल 2018 में
मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस। Late last year, the Miami Herald published an investigative series called Perversion of Justice. The Miami Herald was able to identify nearly 80 girls who were molested by Epstein, dozens more than investigators. जूली ने महीनों की मेहनत की, दर्जनों सर्वाइवर्स से बात की, हजारों डॉक्यूमेंट्स पढ़े, और जो सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। एप्स्टीन का एक पूरा नेटवर्क था। उसने पाम बीच की हाई स्कूल गर्ल्स को टारगेट किया था। गरीब फैमिलीज की लड़कियां जिन्हें पैसों की जरूरत थी, एप्स्टीन उन्हें $200 से $300 मसाज के लिए देता था, लेकिन इसके बहाने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एप्स्टीन एक पिरामिड स्कीम चलाता था। जो लड़कियां आती उनसे कहा जाता कि अगर वो और लड़कियों को लेकर आएं तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इस तरह उसका नेटवर्क बढ़ता गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। गिलेन मैक्सवेल उसकी सबसे अहम पार्टनर थी। वो लड़कियों को कंफर्ट फील कराती थी, उनका ट्रस्ट जीतती थी, और फिर उन्हें एप्स्टीन के हवाले कर देती थी। जूली ब्राउन की रिपोर्टिंग इतनी पावरफुल थी कि पूरे अमेरिका में आग लग गई। He's already proven he has enough power to shut even the government down. Guy is big time. He knows people that know people that know people. The government's on his side. It's probably the most unjust outcome of any case that I've been involved in 40 years. I assert my federal constitutional rights as guaranteed by the 5th, 6th, and 14th Amendments of the United States Constitution. He needs to be लोगों ने behind सवाल उठाने शुरू किए कि कैसे एक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर को इतनी आसान सजा मिली, क्यों विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिला। He needs to be behind bars. He needs to be behind bars for the rest of his life. There is way too many. We were underage. We were little girls. That's when he said, okay, you can go By ahead. the time I was 16, I brought him up to 75 girls. All फिर आती है तारीख 6 जुलाई 2019, शाम का समय। एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से पेरिस, न्यूयॉर्क आ रहा था। टेटरबोरो एयरपोर्ट पर जैसे ही वो उतरा, FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार केस फेडरल लेवल पर था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने चार्जेस लगाए, और इस बार कोई प्ली डील नहीं थी। एप्स्टीन को मेट्रोपॉलिटा ए करेक्शनल सेंटर MCC भेज दिया गया, न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल। लेकिन असली ड्रामा अभी शुरू हुआ था। FBI ने एप्स्टीन के अपर ईस्ट साइड के मेंशन पर रेड की, और जो मिला उसने सबको शॉक कर दिया। हजारों आपत्तिजनक तस्वीरें, DVDs, CDs जिसमें नेम्स और डेट मेंशन थी, मसाज टेबल्स और टॉयज, $70,000 मिलियन कैश और फेक पासपोर्ट्स, और सेफ में डायमंड्स की भरमार। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो फोटो जो एप्स्टीन की घर की दीवारों पर टंगी थी। उसके साथ पावरफुल लोगों की तस्वीरें, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 पर MCC जेल के गार्ड्स को एप्स्टीन का बेजान शरीर उसके सेल में मिला। Billionaire financier Jeffrey Epstein has been arrested. A wealthy money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein is dead. Died by suicide overnight in a Manhattan jail cell. ऑफिशियली जो बताया गया वो था सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन यहां से शुरू होती हैं वो थियरीज जो आज भी चर्चा में हैं। इस सुसाइड में कई बातें सस्पिशियस थी। सबसे पहली बात, एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटाया गया था सिर्फ 6 दिन पहले, और दूसरी बात, उसे अकेले सेल में रखा गया था और कोई दूसरा कैदी उसके साथ में नहीं था, जो कि प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। और थर्ड ये कि दोनों गार्ड्स सो रहे थे या इंटरनेट सर्व कर रहे थे और फेक एंट्रीज बना रहे थे। चौथी बात ये कि मेडिकल एग्जामिनर्स ने पहले एप्स्टीन की डेथ को होमिसाइड कहा, यानी कि किसी दूसरे इंसान ने एप्स्टीन को मारा है, और बाद में ऑफिशियली इसे सुसाइड बताया गया। और सबसे बड़ी बात, उसकी जेल के बाहर के दोनों CCTV कैमरे किसी तकनीकी खराबी की वजह से बंद थे। तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या वाकई किसी ने एप्स्टीन को मारा था? और अगर मारा था तो क्यों? एप्स्टीन के मरने के साथ केस खत्म नहीं हुआ। एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल अभी भी जिंदा थी, और सबसे बड़ी बात, वो फ्लाइट लॉग्स, ब्लैक बुक, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम थे। तो आखिर क्या है इन सारी चीजों का राज? डिटेल में बात करेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में।